हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और भी मस्त और अच्छी बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास में। तो अपन देखो कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे अपन? सीए इंटर लॉ का अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। किसके बारे में बात कर रहे थे? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे थे जो कंपनीज एक्सेप्ट करती है। इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी है जो अपन को आज कवर करनी है। बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन है जो अपन को आज कवर करना है, इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया इस चैप्टर में वो देख लो। इस चैप्टर में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक तो कौन सी कंपनीज है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, और कौन कौन सी जगह है जहां पे आपको प्रोहिबिशन है कि यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना। और बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। बट हम तो अब टीचर रह गए, हमें तो आपको सारा पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और दूसरी रही बात आईसीआई की, आईसीएआई को अगर पता लग गया कि इन्होंने ये चीज नहीं पढ़ाई है तो आईसीएआई वही चोट करता है जहाँ पे बच्चों ने कभी कभी कोई चीज नहीं पढ़ी होती, तो उनको भी पता है कि ये वाला अपन कभी देते नहीं है और ये वाला कभी आता नहीं है, तो आज इसी पे ही अपन खेल जाते हैं। तो देखो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया था। सबसे पहले तो डिपॉजिट के बारे में पढ़ा कि डिपॉजिट क्या होता है। मींस कोई भी पैसा जो किसके वे में आया है, जो या तो डिपॉजिट के वे में आया है या लोन के या फिर कोई एनी अदर फॉर्म में। ओके। और नीचे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसकी खासियत है डिपॉजिट की। सिक्योर हो सकता है, इनसिक्योर भी हो सकता है, जॉइंट नेम से हो सकता है तीन जनों के, जिसमें कि जो रूल्स ने बता रखा है वैसी कैटेगरीज वाले लोन्स या डिपॉजिट का जो पैसा है वो अपन नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी खाली अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी मेंबर और पब्लिक दोनों से कर सकती है। एक पर्सन किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है अपने डिपॉजिट के लिए। रीपेमेंट होता है वो स्पेसिफिक टाइम के बाद में करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस पैसा देना है। और अगर कंपनी चाहे तो पहले भी प्री मेच्योर पैसा वापस दे सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिपॉजिट में नहीं आएगी, जो डिपॉजिट अपन नहीं मानेंगे डायरेक्टली? अगर ऐसा कुछ आ गया तो उसको अपन बोलेंगे ये डिपॉजिट है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई भी पैसा है, गवर्नमेंट का नाम कहीं भी आ जाए, उससे कोई भी पैसा है डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन का कहीं भी नाम आ जाए, इंडिविजुअल का या बॉडी कॉर्पोरेट का, उसको आप नहीं मानना कि ये क्या है, डिपॉजिट है। बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी पैसा है उसको आपको नहीं मानना, ये क्या है, डिपॉजिट है। कमर्शियल पेपर या आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू कराया है उससे पैसा है, वो आपका डिपॉजिट नहीं है। ओके। इंटर कंपनी डिपॉजिट आपका इंटर कंपनी डिपॉजिट जो आया है वो आपका डिपॉजिट नहीं मानना आपको। और कोई अगर जनता ने आपकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए पैसा दिया है उसको आप नहीं मानना। डायरेक्टर ने पैसा दिया है, डायरेक्टर के रिलेटिव ने किसी प्राइवेट कंपनी में, सब्जेक्ट टू कंडीशन की उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कंपनी ने सिक्योर बॉन्ड या डिबेंचर इशू करके पैसा किया है या फिर कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर इशू करके पैसा लिया है। लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। लिस्टेड अनसिक्योर्ड, लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज पे, अनसिक्योर्ड भी है और नॉन कन्वर्टेबल भी है जो कन्वर्टेबल नहीं होगा। ओके। एम्प्लॉय से कोई पैसा आया है जो उसके एनुअल सैलरी से कम है, उसको नहीं मानना है डिपॉजिट। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग ट्रस्ट के, अगर वो कंपनी ट्रस्टी है उस पैसे की, ठीक है, और उस पर कोई ब्याज नहीं है तो वो डिपॉजिट नहीं है। और कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू पे अगर कोई भी चेन में अगर पैसा आया है तो आप उसको नहीं मानोगे कि वो क्या है, डिपॉजिट है। अगर कोई प्रमोटर एक कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन के लिए पैसा लेके आया है, कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, कौन दे रहा है, प्रमोटर दे रहा है, उसको आप डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। निधि कंपनी जो पैसा लेके आई है अपनी कंपनी में, एक्सेप्ट करा है निधि कंपनी ने, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। चिट फंड में जो पैसा है वो नहीं है डिपॉजिट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला पैसा आपका क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। कोई स्टार्टअप जिसको कोई भी पास बंदा, कोई भी आदमी अगर कोई स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख या उससे ज्यादा अगर पैसा देता है
और वो पैसा किसके बदले में देता है? कन्वर्टेबल नोट के बदले में, जो 10 साल में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे, तो उसको क्या करेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ओके। और इन सारी स्कीम में जो भी पैसा है, जो आया है, वो सारा का सारा क्या है? डिपॉजिट नहीं मानना है। ये सारी वो चीजें हैं जिसको डिपॉजिट मानना नहीं है। डिपॉजिटर किसको बोलेंगे? पब्लिक कंपनी के केस में तो मेंबर और कोई भी पब्लिक का आदमी वो डिपॉजिटर कहलाएगा, और प्राइवेट कंपनी के केस में खाली खाली ओनली मेंबर क्या कहलाएगा? वो डिपॉजिटर कहलाएगा। एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? एलिजिबल कंपनी मींस ओनली पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में ओनली पब्लिक कंपनी ही एक एलिजिबल कंपनी होती है। एलिजिबल क्यों? क्योंकि वो पब्लिक से पैसा लेने के लिए एलिजिबल खाली वही कंपनी है जो कौन होगी? पब्लिक कंपनी। और कौन होती है? जिसका नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ या उससे ज्यादा अगर नेटवर्थ है, उसका टर्नओवर है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, साथ के साथ उसने क्या करा है? स्पेशल रिजोल्यूशन हमने में कंपनी में पास कराया है, और उस रिजोल्यूशन को आरओसी को फाइल किया है, तब वो क्या माना जाएगा? एलिजिबल कंपनी माना जाएगा। आपकी अगर जो डिपॉजिट की लिमिट है अंडर सेक्शन 180 है, तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। अब कुछ ऐसे प्रोविजन है जो प्रोहिबिट करते हैं कि आपको क्या नहीं करना, कहां कहां पे आपको प्रोहिबिशन है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करने डिपॉजिट। ठीक है, वो बताया है चैप्टर 5 में। और एग्जम्प्टेड कंपनी कौन कौन सी है? जिससे जिसको अगर आप डिपॉजिट मीन जो पैसा लेगी अगर किसी से भी, पब्लिक हो या प्राइवेटली, उसको आप डिपॉजिट नहीं कंसिडर करोगे। कौन कौन? बैंकिंग, एनबीएफसी और एचएफसी। अब ये वाली कंपनी कौन सी है? जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि पैसा लेना और पैसा देना। तो अगर वो अगर सारे पैसों को डिपॉजिट मानने लगे, ओके, और वो ये सारे रूल फॉलो करने लगे, तो उनका कितना ज्यादा काम हेक्टिक हो जाएगा कि उसको कंपनीज एक्ट के ये सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, हर टाइम वो एसआर थोड़ी पास कराएगा। इसके लिए क्या बोला कि जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है, उनको आप मानो ही मत डिपॉजिट, वो एग्जम्प्ट है इस चीज से ही। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ पे बात करिए किसके बारे में? एनी कंपनी। हर एक कंपनी, भली वो पब्लिक हो भली वो प्राइवेट है, भली अगर वो कंपनी पब्लिक है भली वो कंपनी अगर प्राइवेट है, अगर वो अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ओके, तो उस कंपनी को कौन कौन से प्रोविजन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ये इन्होंने एक से लेके आई थिंक 20-25 पॉइंट है, 25 पॉइंट्स है जो इसने डिस्कस करे हैं। अब नीचे एक जो अगला सेक्शन अपन पढ़ेंगे ना, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर भी अपन ने जो बातें करी थी ना, यहाँ पे वो सारी जो बातें करी थी वो सारी की सारी अब सिमिलर यहाँ पे भी आएगी। वो सारी की सारी सिमिलर बातें यहाँ पे भी आएगी, लेकिन नीचे वाली जो 76 अपन पढ़ेंगे उसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है जो अपन ने पहले पढ़ लिया। इसमें इसने बात करी थी कि हर एक कंपनी, भली वो पब्लिक हो भली वो प्राइवेट है, और अगर वो अपना मेंबर से ही अगर पैसा ले रही है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारा इसने यहाँ पे बताया है। ओके, कि अगर कोई भी पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी खाली अपने मेंबर से जब पैसा ले रही है, तो उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस फॉलो करने पे आप माने जाओगे कि आपने प्रोविजंस फॉलो करें। और नीचे जो 76 वाले सेक्शन में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ओनली एलिजिबल कंपनी जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रही है, उसको क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसका इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि ये बातें एक एलिजिबल कंपनी 100 करोड़ 500 करोड़ वाले जो लिमिट थी, उस वाली कंपनी को क्या क्या प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में फॉलो करना है। अब देखो, अपन एक बार जो अपन ने पहले पढ़ा था उसको जस्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पॉइंट्स में करा था। एसआर पास करवाना पड़ता है कंपनी में, ओके, और एसआर के साथ में आपको क्या करना पड़ता है? एक सर्कुलर देना पड़ता है जो न्यूज़पेपर में, ओके, उसके बारे में कुछ बातें थी। और वो सर्कुलर को अपन को आरओसी को फाइल करना पड़ता है, और एक अपन को डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको आपको मेंटेन करना है, और वो सेम यूज होगा किसमें? ओनली डिपॉजिट को रीपे करने में, ओके। और साथ के साथ कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। और
हर एक जो कंपनी के सिक्योर्ड जो भी कंपनी के पास में डिपॉजिट्स है, अगर वो कंपनी चाहती है वो सिक्योर कर सकती है उन डिपॉजिट्स को, और उस पे क्या करवा सकती है, चार्ज क्रिएट करवा सकती है। और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट किसके साथ होगा, ब्याज के साथ में उसको देना पड़ेगा। और अगर कंपनी फेल हो जाती है अगर अपना पैसा चुकाने में, तो कोई भी बंदा है वो एनसीएलटी को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और जो पैसा इन्होंने बताया है कि जो डीआरआर वाला पैसा है, वो खाली के ओनली एंड ओनली पैसा डिपॉजिट का रीपे करने में ही यूज करना है आपको। और जो टेन्योर है, वो टेन्योर के बारे में बताया है कि 6 महीने से 36 महीने तक का एक टेन्योर रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करने के लिए 3 महीने तक का एक आपको टाइम मिलता है कि आप 3 महीने तक का भी एक क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन वो 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए उसका टाइम पीरियड। ओके, कम से कम 6 महीने होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप 3 महीने तक के ले सकते हो डिपॉजिट्स। ओके। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट के बारे में इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट कर रही है कंपनी, भले वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, 35% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल का 35% क्या कर सकती है, कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है एज ए डिपॉजिट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है आईएफएससी और प्राइवेट कंपनीज को कि 100% ले सकती है अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। ओके। और हर एक कंपनी को जो डिपॉजिटर्स है उस कंपनी के, उसका एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, उनका एक मुखिया अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्या ध्यान रखेगा कि ये सारे जो मेरे डिपॉजिटर्स है और मेरे जो टीम है, उनका उनके राइट्स कोई भी कंपनी उसका मिस यूटिलाइजेशन ना करे, उस कंपनी के राइट्स जो डिपॉजिटर्स के राइट है उनको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। उसके लिए क्या, एक डिपॉजिटर को एज ए ट्रस्टी बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। और ट्रस्टी क्या करेगा, मीटिंग कॉल करेगा, कब, जब एक 10% इन द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिटर्स क्या करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर उसको लग रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है। और कंपनी को रेट और ब्रोकरेज उतना ही देना है, उसी रेट पे देना है जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट, एक एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे ही ओनली डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। और जॉइंट नाम से हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 होना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल कर सकता है कोई भी डिपॉजिटर अपने डिपॉजिट के लिए। और हर एक कंपनी को जब पैसा आ गया या फिर चेक आ गया कंपनी के पास में, चेक से पैसा आ गया, उसके अगले 21 दिनों के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा, उसको रिसीट देना पड़ेगा डिपॉजिटर को। और रजिस्ट्रार को वो डिपॉजिट के बारे में बताना पड़ेगा, और प्री मेच्योर भी कर सकता है। और ये फाइलिंग एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, किसको, रजिस्ट्रार को, किसके बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में। और साथ के साथ एक ऑडिटर का डिक्लेरेशन भी लगेगा इस रिटर्न के साथ में। और कोई भी डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर नहीं कर सकती कंपनी अगर वो डिपॉजिटर के राइट्स को अफेक्ट करती है। ओके। और हर एक पब्लिक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट के थ्रू बताना पड़ेगा कि उसके डायरेक्टर के थ्रू उसके पास में कितना पैसा आया, और अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो उसके डायरेक्टर एंड उसके रिलेटिव से उसके पास में कितना पैसा आया। ओके। और अगर कंपनी को रीपे करना था, टाइम पे रीपे नहीं किया, तो 18% के ब्याज के साथ में उसको पैसा देना पड़ेगा डिपॉजिटर को वापस। और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपको 5000 5,000 रुपए तक का फाइन हर कंपनी पे और हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट कर रहा है या इन्वॉल्व था डिफॉल्ट में, और अगर फिर भी अगर डिफॉल्ट कर रहा है पता चलने के बाद में भी, फिर तो उसको 500 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। अब आते हैं अपन किस पे, अब आते हैं 76 वाले सेक्शन पे। वो अपन ने पहले जो पढ़ा सारा का सारा डिस्कस कर लिया। अभी अपन आते हैं 76 पे। अभी देखना, आपको है ना, ये जो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा और ये अपन पढ़ रहे हैं वो आपको जुड़वा भाई लगेंगे। ओके। वो आपको क्या लगेंगे, जुड़वा भाई लगेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलिजिबल कंपनी के बारे में अलग है। ओके। तो तो क्या अभी अपन को ये नहीं पढ़ना, नहीं, आपको ये भी पढ़ना है, बट आपको ये ध्यान में रखना है ऊपर जो पढ़ा वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बारे में बात हुई, और वो अपने मेंबर से जब पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो उसके बारे में बात हो रही है। अभी बात हो रही है कि एलिजिबल कंपनी के बारे में।
एलिजिबल कंपनी कौन होती है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ कम से कम और 500 करोड़ का टर्नओवर कम से कम। 500 करोड़ 100 करोड़ की नेटवर्थ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, साथ के साथ एसआर और रजिस्ट्रार को फाइल, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंपनीज अगर पब्लिक से पैसा ले रही है तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये बता रहा है कौन? सेक्शन नंबर 76। देखो, नॉट ऑल द कंपनीज कैन एक्सेस द पब्लिक एट लार्ज फॉर रेजिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट टू देयर मेंबर, कि हर एक कंपनी में मेंबर के अलावा कोई भी पैसा किसी भी तरीके से रेज नहीं कर सकती। ओनली एलिजिबल कंपनी आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन एडिशन टू देयर मेंबर्स, कि खाली कुछ एलिजिबल कंपनी है जो क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा एज ए डिपॉजिट रेज कर सकती है। ओके, now the acceptance of deposit from the public shall be subject to the compliance with the 73 subsection 2 and the prescribed rules as below। ऊपर जो अभी अपन ने पढ़ा था वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन साथ के साथ अगर आप एक एलिजिबल कंपनी हो तो आपको 76 वाले प्रोविजन भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है ये 76 वाला कंपनीज एक्ट का सेक्शन। ओके, अब देखो, इसने एलिजिबल कंपनी की परिभाषा बताई है कि जिसकी नेटवर्थ है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर है नॉट लेस देन 5 करोड़, मींस 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो सकती है। वो क्या कर सकता है? पब्लिक से अदर देन द मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, बस इतनी सी बात। अब अगर एलिजिबल कंपनी को क्या करना है, अगर पैसा रेज करना है किससे? पब्लिक से, तो आपको एसआर के थ्रू आपको जनरल मीटिंग में क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और उनसे एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी एसआर के थ्रू। ओके, एंड ऑल्सो फाइल द सेड रिजोल्यूशन, और वो रिजोल्यूशन आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। किसको? बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, कि पब्लिक को इन्विटेशन देने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक एसआर पास कराना पड़ेगा, और वही एसआर आपको आरओसी पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी कंपनी में एसआर पास कराया और पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करेंगे। ओके, समझ आ गई? ऊपर जो पढ़ा था वही आया अभी तक। एलिजिबल कंपनी की परिभाषा बताइए, उसके बाद में एसआर पास करना पड़ेगा और उसको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लिमिट्स है 180 सबसेक्शन 1, तो आप ओआर से भी काम चला सकते हो, वही बातें हैं। नाउ, अब एक कंपनी को, अब ये बातें ये अलग है, उस पे नहीं थी ये बात। अगर आप एक एलिजिबल कंपनी हो तो आप जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है जो कुछ स्पेसिफाइड एजेंसीज होती है, क्रिसिल या फिर एक दो कुछ और नाम है, क्रिसिल हो गया, सिबिल, ये जो भी है कंपनीज है। ओके, अब उनके पास में क्या रहता है? हर एक कंपनी का कितना पैसा उन्होंने मार्केट से लिया और कितना पैसा उन्होंने मार्केट को दिया, उसके बेस पे वो क्या करते हैं? कंपनी को एक क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि उस कंपनी की मार्केट में क्रेडिट की रेटिंग क्या है, पैसा लेन देन करने की रेटिंग क्या है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है। ओके, आपको एग्जांपल से बताता हूं, आपका कोई एक फ्रेंड है। अब उससे आप क्या करते हो? पैसे का लेन देन करते हो। ओके, उससे आप क्या करते हो? पैसे का लेन देन करते हो, और आपको उस फ्रेंड के बारे में सारा कुछ पता है कि मेरे से ये आज पैसा लेके गया है तो ये मेरे को कितने टाइम के बाद में पैसा देगा, और मैंने अगर ब्याज मांगा है तो कितने टाइम के बाद दे देगा, और मेरे को अगर पूरा का पूरा पैसे वापस चाहिए तो वो मेरे को कितने के टाइम में वापस दे देगा, और इसको कितने पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। ये बात आपको आपके फ्रेंड की पूरी पता होगी। अब अगर आपको कोई बोले कि आपके फ्रेंड की आपको क्या करनी है, आपको रेटिंग देनी है कि 10 में से आप कितने नंबर अपने फ्रेंड को दोगे, जिसमें ये बताए कि उसका लेन देन है वो आपके साथ में सही है या गलत है। ओके, आपने बोला मैं अपने फ्रेंड को 10 में से 8 नंबर देता हूं, 2 नंबर मैंने काट लिए। किसके? कि कभी कभी ये लेट कर देता है तो इसके लिए मैं इसके 2 नंबर काटता हूं, लेकिन 8 मैं इसको नंबर देता हूं 10 में से कि ये अपना लेन देन 8 नंबर के लायक करता है। ये क्या हो गई? ये आपने अपने फ्रेंड को उसकी रेटिंग दी कि इसका लेन देन कैसा है। ओके, उसी तरह मार्केट में जो कंपनीज होती है उसको कुछ एजेंसीज होती है, वो क्या करती है?
रेटिंग देती है कि इस कंपनी का मार्केट में पैसों के अगेंस्ट में लेन देन कैसा है। ओके, उसके लिए इन्होंने बताया कि अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, रेटिंग इंक्लूडिंग इट्स नेटवर्थ, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू पे द डिपॉजिट ऑन द ड्यू डेट। ओके, किसके बदले में? उसका नेटवर्थ, उसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस कंपनी के पास में कितना पैसा रहता है और कितना पैसा वो मेंटेन करती है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, काफी ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आपको क्या करती है, कंपनी को रेटिंग देती है कि ये कंपनी लेन देन में ऐसी है। द गिवन रेटिंग ensuring adequate safety shall be informed to the public at the time of invitation of the deposit from the public. Further, the rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit. अब ये बोल रहा है कि आप अगर पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो आप पब्लिक को पैसा लेने का इन्विटेशन देने से पहले आप उनको ये रेटिंग के बारे में बताओगे कि हमारी कंपनी की ये रेटिंग है, और आपको हर साल वो रेटिंग क्या करनी पड़ेगी, जब तक वो डिपॉजिट का टाइम चल रहा है तब तक आपको वो रेटिंग बतानी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 38, ए कॉपी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग which is being obtained at least once in a year shall be sent to registrar of companies along with the return of deposit in DPD3। ये बोल रहा है कि आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो आपको रजिस्ट्रार को भेजना ही है DPD3 में। ओके, साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वो रेटिंग भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमको ये रेटिंग मिली है। हर साल आपको क्या रेटिंग मिली है वो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। Further, the credit rating shall not be below the minimum investment grade rating or other specified credit rating for the fixed deposit. It shall be obtained from any one of the approved credit rating agencies as specified by the NBFC in NBFC Acceptance of Public Deposit RBI Direction 1998 as amended from time to time। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है कि आपकी एक स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी है, उससे कम आपकी, मान लो मार्केट ने या आरबीआई ने बोल दिया कि एक कंपनी की रेटिंग है वो 7 से कम नहीं होनी चाहिए, और तो हर साल उस कंपनी की रेटिंग है वो 7 से कम नहीं जानी चाहिए। ओके, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ, चार्ज क्रिएशन ऑन द एसेट नेसेसरी इफ द पब्लिक डिपॉजिट आर सिक्योर्ड। अगर आप एक पब्लिक से सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, मींस अगर कंपनी को आप बोल रहे हो कि आपके जो डिपॉजिट्स है वो हमारे पास में सिक्योर्ड है, हमारी असेट के बदले में आपकी डिपॉजिट सिक्योर है, अगर हम आपको पैसा नहीं दे तो आप कंपनी का जो भी असेट है, जो भी कंपनी के पास में है, वो आप बेच बेचा के अपना पैसा वापस ले लेना। ओके, उसको बोलते हैं सिक्योर। और इससे जस्ट अगला अपन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। तो इसने बोला कि चार्ज आपको क्रिएट करना पड़ेगा असेट पे, अगर वो सिक्योर है, नेसेसरी है। अगर आपका डिपॉजिट सिक्योर है तो आपको उस पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये चार्ज क्रिएट कैसे होगा वो एक स्पेसिफाइड अगले चैप्टर में पूरा डिटेल है, बट आप समझ जाओ कि कंपनी को वो जो असेट पे डिपॉजिट सिक्योर किया है उसके बदले में ये कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि हमने इस असेट के बदले ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। एवरी कंपनी विच इज एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक शेल विद इन 30 डेज ऑफ दिस सच एक्सेप्टेंस। जब आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पब्लिक से, उससे अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी असेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज मींस अब वो असेट है वो आपके कंपनी के साथ साथ में किसी और की भी है। ओके, उसका संबंध किसी और से भी है जो बाहर वाले आदमी है कंपनी के अलावा। ओके, द अमाउंट ऑफ द चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। सीधी सिंपल सी बात है, अगर आपने 1 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो सिक्योर डिपॉजिट है, लेकिन आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो 50,000 की प्रॉपर्टी पे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। एटलीस्ट आपकी जो सिक्योर्ड अमाउंट है डिपॉजिट का जो 1 लाख है, एटलीस्ट उसकी असेट की वैल्यू भी 1 लाख होनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर डिपॉजिटर को पैसा चाहिए तो उसी असेट का पूरा पूरा पैसा वो अपने लिए यूज कर सके। The charge shall be created in the favor of the deposit holder in accordance with the prescribed rules। कि अपने डिपॉजिट होल्डर्स के अगेंस्ट वो चार्ज क्रिएट करेगा, ना कि कंपनी खुद के बदले में। In respect of the creation of security, Rule 6 state that the company accepting the secure deposit shall create security by way of the charge on its tangible asset only।
कि उनको क्या करना पड़ेगा, चार्ज है वो खाली ओनली एंड ओनली टेंजिबल असेट पे ही आपको ओनली अपनी जो कंपनी की टेंजिबल असेट है, इनटेंजिबल असेट पे क्या चार्ज क्रिएट करेंगे, उस पे कोई चार्ज क्रिएट थोड़ी करेंगे। डिपॉजिटर एक कंपनी की गुडविल या कंपनी के नो हाउ या कंपनी के पेटेंट्स या राइट्स बेच के पैसा थोड़ी कमा सकता है। उसके सामने तो दिखेगी ये प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है, उनके सामने तो ये फैक्ट्री पड़ी है, ये बिल्डिंग पड़ी है, इनको मैं बेच के क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। अगर एक डिपॉजिटर चाहे कि मैं कंपनी की गुडविल निकाल के उसको मार्केट में बेचना चाहूं, वो थोड़ी हो सकता है। इसके लिए ओनली टेंजिबल असेट पे ही चार्ज क्रिएट होगा। ओके, द कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इनटेंजिबल असेट मींस गुडविल, ट्रेडमार्क या एटसेट्रा, ये अभी अपन ने बात करी। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। अभी अपन ने बात करी कि जितनी आपकी सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू एटलीस्ट डिपॉजिट जितना है उतनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सब्जेक्ट टू द चार्ज शैल बी असेस्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और ये वैल्यू निकलेगी कैसे? अब आपने तो बोल दिया, कंपनी ने बोल दिया हमारी ये वैल्यू है एसेट की, ये 1 लाख है, तो इसको निकालेगा कौन? इसको निकालेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा जो उसकी, जैसे ही एक बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकालना है उसके लिए कौन आएगा? एक इंजीनियर आएगा। एक इंजीनियर उसका क्या करेगा, फीता मारेगा, उस पे इंची टेप लगाएगा, उसको निकालेगा कि इसका स्क्वायर फीट का रेट इतना है, इसकी वैल्यू इतनी है, और ये आपको बता देगा कंपनी की रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने इतनी वैल्यू दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगा, ऑफिशियल रिपोर्ट देगा। सिक्योरिटी shall be created in favor of the trustee of the depositor on the specific movable immovable property of the company. ओके, कि जो सिक्योरिटी क्रिएट होगी वो किसके बदले में होगा? ट्रस्टी के बदले में होगा। क्यों? इतने सारे डिपॉजिटर है, उसके में तो हो नहीं सकता। तो जो ट्रस्टी अपॉइंट किया है कंपनी ने डिपॉजिटर के लिए, उनके फेवर में क्या होगा? सिक्योरिटी क्रिएट होगी। नाउ अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि टेन्योर कितना होना चाहिए डिपॉजिट का, एक्सेप्ट का। वो टेन्योर मैक्सिमम पीरियड, पहली चीज तो इन्होंने कितना बताया कि नॉट, एक सेकेंड, नॉट लेस देन 6 मंथ या नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। ओके, क्या होना चाहिए? पहली चीज तो नॉट रीपेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि कभी भी पैसा मांगने आए डिपॉजिट उनको वापस करना पड़ जाए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट कंपनी जब चाहे, या जितना टेन्योर अगर कंपनी ने दिया है उससे पहले वो क्या नहीं करने आए, अपना पैसा मांगने के लिए वो नहीं आए। ओके, और 6 महीने से पहले भी नहीं आना चाहिए। कम से कम 6 महीना का पीरियड डिपॉजिट का होना चाहिए, और मैक्सिमम पीरियड कितना है? कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ। और मतलब 6 महीने से 36 महीने तक का एक पीरियड हो सकता है, उसके बीच का टेन्योर हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन है कहां पे? कि अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, जहां पे कंपनी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स है, ओके, तब क्या कर सकती है? एक लेस देन 6, अर्लियर देन 6 मंथ, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन उसके लिए कंपनी को क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? इसको अपन हाईलाइट करते हैं अलग कलर से, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या सब्जेक्ट टू कंडीशन है? डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उस कंपनी के शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी का फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का टोटल जितना भी है, उसके 10% से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, जितना कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए एक्सेप्ट कर रही है। मान लो एक कंपनी के पास में 100 करोड़ का क्या है, तीनों अमाउंट है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए 3 महीने से 6 महीने के बीच का। तो कंपनी 100 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़, 10 करोड़ तक का पैसा क्या कर सकती है कंपनी? शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है। ओके, एंड साथ के साथ उसको क्या करना पड़ेगा? एंड such deposits are repayable only on or after 3 months from the date of such deposit, means after 3 months ही होगा, ऐसा नहीं है 3 महीने से पहले ही हो। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, फॉलोइंग प्रोविजन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस रिस्पेक्ट। कि ट्रस्टी के केस में एक कंपनी को क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है? वन और मोर ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर द क्रिएटिंग सिक्योरिटी ऑन डिपॉजिट्स।
कि कंपनी को एक डिपॉजिट्स पर सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए एक या एक से ज्यादा ट्रस्टी अपॉइंट करने ही पड़ेंगे और रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टी बिफोर अपॉइंटमेंट। ओके, साथ के साथ अपन एक काम करते हैं, इनको हाईलाइट करके चलते हैं। ओके, वन और मोर ट्रस्टी क्या होने चाहिए, अपॉइंट होने चाहिए। रिटर्न कंसेंट होना चाहिए किसका, डिपॉजिट ट्रस्टी का बिफोर अपॉइंटमेंट। ओके, और statement shall appear in the advertisement with the reasonable prominence to the effect that the trustee for the depositor have given their consent to the company for the such appointment। और ये अपॉइंटमेंट का कंसेंट है वो आपको क्या देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में जो आप दे रहे हो डिपॉजिट के लिए, उसमें ये प्रोमिनेंटली मीन सामने दिखना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया है अपने डिपॉजिटर्स के लिए। और ये स्टेटमेंट किस में होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। ओके, नाउ कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा, इन्फॉर्म डीपीडी टू एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर। ओके, कंपनी को डिपॉजिटर ट्रस्टी बनाने के बाद में डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, किसमें, फॉर्म डीपीडी 2 में, 7 दिनों के अंदर अंदर जब वो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू हुआ। ओके, no person, including a company that is the business of providing trusteeship services, shall be appointed as trustee for the depositor if the proposed trustee। ओके, तो कौन कौन से केस है जहां पे एक्सेप्शंस है कि इनको तो ट्रस्टी बनाना ही नहीं है, ये ट्रस्टी होने ही नहीं चाहिए। ओके, ये यहां पे बात आती है, नो पर्सन, नो पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। ओके, इफ अगर क्या है, वो या तो क्या है, डायरेक्टर है या केएमपी है या कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या उसका डिपॉजिटर इन द कंपनी। ओके, या तो खुद डिपॉजिटर है या वो क्या है, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में भी अगर ऐसा है तो भी उसको क्या नहीं करेंगे, ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। या वो इनडेटेड है, मींस कंपनी से उधार चल रहा है उसका, टू द कंपनी या उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ द सच होल्डिंग, मींस उसकी कोई और भी सब्सिडरी है, आपकी होल्डिंग कंपनी, उसकी कोई और आपके अलावा कोई और भी सब्सिडरी है जिससे भी अगर वो वहां पे क्या है, अगर वो क्या है, इनडेटेड है, मींस पैसा चल रहा है उसका उधारी में, तो आपको क्या नहीं करना, उसको डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बनाना। या क्या है, मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है किसके साथ में, कंपनी के साथ में। और मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनी मींस कंपनी के साथ में कुछ गहरे संबंध है जो हर किसी को समझ नहीं आते, इसके लिए वो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होगा। या उसने क्या किया है, एंटर्ड इनटू ए गारंटी अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट या इंटरेस्ट देयर, या उसने कुछ डिपॉजिट के बदले में कोई गारंटी दे रखी है ऑलरेडी, तो उसको तो ट्रस्टी नहीं बनाना। या रिलेटेड डेट, ऊपर ए या इन सब का कोई भी रिलेटिव है, ए डायरेक्टर, केएमपी, एम्प्लॉय, ऑफिसर या कोई होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, इनके भी अगर डायरेक्टर, केएमपी, सब एम्प्लॉय या अगर क्या ऑफिसर है, तो उनका कोई अगर रिलेटेड है पॉइंट ए अबो का, तो उसको ट्रस्टी नहीं बनाना है। ओके, ध्यान में रह गया आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो क्या है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है या एम्प्लॉय है। ओके, या क्या है, इनडेटेड है, या क्या है, मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, या गारंटी अरेंजमेंट में एंटर हो रखा है, या रिलेटेड है किससे, एनी पर्सन इन क्लोज ए अबोव। ओके, now, no trustee for the depositor shall be removed from the office after the issue of the circular or advertisement, yeah, before the expiry of his term, except with the consent of the old director present at the meeting of the board. In case company is required to have independent director, at least one independent director shall be present at the such meeting। कि अगर आपको कोई ट्रस्टी को निकालना है अपनी पोजीशन पे, तो उसकी रिटर्न कंसेंट के बिना आप नहीं निकाल सकते उसको, बस। नाउ मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर टू बी कॉल्ड बाय द ट्रस्टी, कब कब, जब 10% इन द वैल्यू ऑफ द
आउटस्टैंडिंग ने अगर बोल दिया कि हमें मीटिंग बुलानी है, या फिर अगर कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो डिफॉल्ट क्रिएट करता है किसके बदले में, डिपॉजिटर के बदले में। ये वो वाले पॉइंट है जो मैं अभी फास्टली ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़े थे कब कब क्या क्या हो सकता है। ओके। और मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो मेंबर से, खुद के मेंबर से एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना ही ले सकता है। ओके। या अदर देन पर्सन, अपने मेंबर के अलावा अगर कोई पब्लिक से पैसा ले रहे तो कितना ले सकता है, मैक्सिमम 25% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। ओके। नाउ maximum amount of the acceptable deposit in case of eligible government company। ओके, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकता है, सच कंपनी इज परमिटेड टू एक्सेप्ट या रिन्यू एनी डिपॉजिट टुगेदर विद द, पिछला अगर जो बाकी है उसके साथ में भी, तो मैक्सिमम 35% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके। अपने सबसे पहले तो मेंबर से कितना, मैक्सिमम 10% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम का, और अदर देन अगर मेंबर है तो उसका 25%, अगर गवर्नमेंट है तो 35%। ओके। नाउ उसको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल कंपनी को जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है पब्लिक से, डीपीडी 1 में क्या करना पड़ेगा, एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, किसमें, एक इंग्लिश में, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, और अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वहां भी एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर प्लेस कर सकता है अपने वेबसाइट पर। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसकी अथॉरिटी से होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी की अथॉरिटी से होना नहीं है। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आपने परमिशन ही नहीं ली, आपने वेबसाइट पर डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बोर्ड की परमिशन आपके ऑलरेडी होनी चाहिए। नाउ उसके बाद में आपने सर्कुलर इशू कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको वो एडवर्टाइजमेंट जो आपने सर्कुलर इश्यू करा है, वो एडवर्टाइजमेंट आपको अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आरओसी को देना है। ओके। नाउ उस एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी कितनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अब उसकी वैलिडिटी कितनी है, एडवर्टाइजमेंट शैल रिमेन वैलिड अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इशू। मान लो आपने इशू किया दिसंबर में, दिसंबर 2000, अभी चल रहा है 25, अभी 2025 में दिसंबर में आपने इशू करा, और ये क्लोज कब हो रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज हो रहा है मार्च 2026 में। तो उसके अगले 6 महीने, मार्च के अगले 6 महीने कब आ रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक क्या है आपका, ये वैलिड है। या फिर डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एजीएम में रखे गए, जब एजीएम हुई, या फिर अगर एजीएम नहीं हुई तो जब आपके पोस्टपोन हुई और वो एजीएम हो जानी चाहिए थी, तब की डेट से पहले की जो डेट आएगी तब तक आपका एडवर्टीजमेंट वैलिड रहेगा। ओके। नाउ और अगर वो क्या हो गया, फ्रेश जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट इशू करना पड़ेगा। नाउ issue and effective dates, the date on which advertisement appeared in the newspaper shall taken as date और advertisement, मींस आपके सामने जब वो एडवर्टीजमेंट आया आप उसी को तो मानोगे पब्लिकेशन डेट। ओके। नाउ मेंटेन और यूजिंग द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जो अभी ऊपर अपन ने बात करी कि एक कंपनी को एक डीआरआर, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बना के रखना पड़ता है, कितना, जो डिपॉजिट नेक्स्ट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं, एटलीस्ट उसके मेच्योरिटी का अमाउंट जितना है उसका 20% एक अलग अकाउंट में डाल के रखना पड़ेगा। उसका 20%, मान लो अगले साल 10 करोड़ अगर क्या हो रहा है, डिपॉजिट मेच्योर हो रहे हैं, तो 20% मीन्स 2 करोड़ आपको 30 अप्रैल से पहले पहले तक आपको ये अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यही आपको प्रोसेस हर साल फॉलो करना पड़ेगा कि जो डिपॉजिट है वो अगले साल मेच्योर हो रहे हैं, उसका 20% अपन पहले ही अपन मेंटेन करके रखें। ओके। नाउ सीलिंग ऑफ द रेट, यही बात वो बोल रहा है कि जो आरबीआई ने बता दिया है, जितना आपको इंटरेस्ट की रेट है और जितना आपको ब्रोकरेज मींस आपको कमीशन ब्रोकर को देना है, उतना आरबीआई ने जितना फिक्स करके रखा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। नाउ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट, अगर एक कंपनी को एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट, तो वो
डिपॉजिट कंपनी ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर डिपॉजिटर ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तभी आपका क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अगर आपने सीए इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तभी आप उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, भले ही आपने कितनी ही पढ़ाई कर रखी हो। ओके, नाउ डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम, अगर आप चाहो तो अपने जॉइंट नाम से भी क्या करा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन तीन, नॉट एक्सीडिंग तीन, 3 से ज्यादा आप नहीं करवा सकते। ओके, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जॉइंटली बोल सकते हैं, ईदर और सर्वाइवर बोल सकते हैं, फर्स्ट नेम या सर्वाइवर बोल सकते हैं, एनीवन सर्वाइवर, दीज क्लोज ऑपरेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट। ओके, नाउ नॉमिनेशन, अगर कोई डिपॉजिटर चाहे तो अपने जो भी डिपॉजिट है उसका नॉमिनेशन फाइल कर सकता है कंपनी को कि मेरी डेथ के केस में कौन है जो इस डिपॉजिट के हकदार होगा, वो होता है नॉमिनेशन। ओके, डिपॉजिट रिसीट, एक कंपनी के पास में पैसा आ जाने के बाद में चेक आ जाने के बाद में 21 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको डिपॉजिटर को या उसके एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वो दे देना पड़ेगा। क्या, डिपॉजिट रिसीट, कि हमारे पास में पैसा आ गया है। नाउ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसमें वन और मोर सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस रजिस्टर में, नाम, एड्रेस, पैन नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, नाम, पता, पैन नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, उसका गार्जियन कौन है इन केस ऑफ द माइनर, अगर वो 18 साल से कम है तो उसका गार्जियन कौन है उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, उसका नॉमिनी कौन है, डिपॉजिट रिसीट नंबर जो कंपनी ने 21 दिनों में दी थी उसका नंबर क्या है डिपॉजिट रिसीट का, डेट एंड अमाउंट ऑफ द ईच डिपॉजिट, हर एक डिपॉजिट का डेट और उसका अमाउंट कितना है, और उसका ड्यूरेशन कितना है डिपॉजिट का, कितने टाइम में वो क्या है मैच्योर होगा और कितना टाइम में आपको वापस देना है वो आपको बताना पड़ेगा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसको कब पेबल होगी वो आपको बताना पड़ेगा, ड्यू डेट क्या है, कब आपको उसका इंटरेस्ट हर साल देना है वो आपको बताना पड़ेगा, मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स, अगर उस पे टीडीएस लग रहा है, टीडीएस आप उसमें पढ़ोगे अपने टैक्स वाले पोर्शन में, टीडीएस लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसका पूरा पूरा आपको बताना पड़ेगा, डेट और डेट्स ऑन विच द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट शैल बी मेड, किस डेट को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, हर महीने की किस तारीख को आपको ब्याज है वो डिपॉजिटर को देना है वो आपको बताना है इसमें, या फिर एंड साथ के साथ पर्टिकुलर ऑफ द सिक्योरिटी एंड चार्ज क्रिएटेड ऑन रीपेमेंट, कि उन डिपॉजिट पर कौन कौन सी सिक्योरिटी और चार्ज क्रिएट कर रखा है वो बताना, साथ के साथ कोई अदर ऐसी रेलेवेंट पर्टिकुलर्स है या ऐसी डिटेल है जो बताना है वो भी बताना पड़ेगा। नाउ, और ये जो सारी डिटेल है वो आपको कितने दिन में करनी है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द रिसीट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी या कोई ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, और ये एंट्रीज आपको कितने दिन में करनी पड़ेगी, 7 दिन में करनी पड़ेगी जब आपने ये रिसीट ऑथराइज कर दी। नाउ, और ये रजिस्टर आपको कितने सालों के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, 8 सालों के लिए, नॉट लेस देन 8 ईयर, मींस कम से कम आपको 8 साल के लिए वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर जिसमें लेटेस्ट एंट्री रजिस्टर में हुई है। ओके, नाउ प्री मेच्योर रीपेमेंट, एक कंपनी क्या कर सकती है, मेच्योर होने से पहले ही क्या कर सकती है, डिपॉजिट का पैसा दे सकती है, लेकिन उसके क्या प्रोविजन है वो देख लो। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, मीन्स आपको कम से कम 6 महीने तक वो क्या करना है, डिपॉजिट को रखना ही रखना है। अब क्या हो गए, 6 महीने क्रॉस हो गए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, 6 महीने आपको रखना ही रखना है, बट लेकिन बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ मेच्योरिटी, 36 महीने तक का लास्ट पीरियड है, उससे पहले इस पीरियड के बीच में इफ डिपॉजिटर रिक्वेस्ट फॉर द प्री मेच्योर रीपेमेंट, अगर डिपॉजिटर बोलता है भैया मेरे को मेरे पैसा वापस चाहिए, ओके, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल शैल 1% लेस देन द रेट एट विच वुड बी पेबल फॉर द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैज एक्चुअली रन। ओके, तो उस पे ब्याज कितना लगेगा, जितने रेट पे आपने क्या डिपॉजिट लिया था उससे आप एक काम करो 1% घटा लो। ओके, अब भाई आप पैसा
पहले पैसा ले रहे हो तो उस पे कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, कंपनी को तो वो यूज करना था पैसा। तो उस पे एक एज ए पेनल्टी मान लो कि जितना ब्याज एक कंपनी को देना था डिपॉजिटर को, अब वो पहले ही पैसा लेने आ गया, तो 1% ब्याज है वो घटा दिया। In this respect, it is to be noted that the period for which the deposit has run, it if it contain any part of the year which is less than 6 months, then it shall be excluded. Otherwise, if that part is 6 months or more, it shall be taken as 1 year. Okay? इतना ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 6 महीने 36 महीने का आपको याद रखना है। ये बोल रहा है कि अगर 6 महीने से अगर कम का अगर रखा है कोई साल में, ओके, तो आप उसको काउंट मत करो, अदरवाइज वो आपके उसमें आ जाएगा टाइम लिमिट के अंदर। ओके, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इफ इज नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिडक्शन कब पॉसिबल नहीं है? वेयर द डिपॉजिट इज prematurely repaid to comply with the rule 3, that is the premature repayment made in order to reduce the total amount of deposit to bring it within the permissible limit। अब देखो, डिपॉजिटर ने पैसा मांगा, लेकिन अब क्या हुआ कि आपकी कंपनी की एक लिमिट है कि आपको आप इतने ही डिपॉजिट रख सकते हो। जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा 10%, 25%, 35%। ओके, अब डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी? पैसा, अगर कंपनी को पैसा चाहिए या कंपनी के पास में ज्यादा पैसा आ गया, कंपनी क्या करेगी? पहले जो डिपॉजिट पड़े हैं ना उसको प्री मेच्योर कर देगी, उसका वापस रीपेमेंट टाइम से पहले ही कर देगी। तो अब ये क्या हो रहा है, अब कंपनी अपनी लिमिट को मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है? पैसा वापस प्री मेच्योर कर रही है डिपॉजिट का। इस केस में आपको वो ब्याज की जो रेट है, जो 1% ऊपर घटाने की बात कर रहे थे, वो अब आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें डिपॉजिटर की कोई गलती थोड़ी है आपकी कंपनी में, अगर आपको लिमिट मेंटेन करनी है। ओके, where the deposit is permanent prematurely repaid to provide the for war risk or other related benefit to personnel of naval, military or air forces or their families during the period of emergency declared in article 325। भाई अगर सामने वाले के घर पे विपदा आ रखी है, सामने वाले घर पे एकदम अर्जेंसी हो गई कि उसको क्या करना है, कोई वॉर की सिचुएशन हो गई, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको बेनिफिट देना है जो नेवी में है, आर्मी में है, तो उस केस में आपको क्या नहीं करना है, आपको ये ब्याज की रेट कम नहीं करनी है, आपको जितना रेट है उतना ही आपको देना है। नाउ, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अब कंपनी को क्या करना है? ज्यादा पैसा कमाना है, तो कंपनी क्या करेगी? पहले कोई जो डिपॉजिट ले रखा है उसको क्लोज करेगी। उसका प्रोविजन क्या है? इन केस डिपॉजिटर डिजायर टू अवेल हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई डिपॉजिटर को लगता है कि यार मैंने कंपनी को जो पैसा दिया था ना वो कम ब्याज पे दे दिया, मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास में ज्यादा पैसा ज्यादा ब्याज पे मैं कमा सकता था, उस केस में अगर उसका डिजायर है टू अवेल हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट by renewing the deposit before its actual maturity date, the company shall pay him the higher rate of interest only if deposit is renewed for the period longer than the unexpired period of deposit। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या बोल रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको घुमा के बोला है, घुमा के नहीं वैसे डायरेक्ट बोला है, पर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल लेके। आपने एक कंपनी में पैसा लगाया, ओके, आपने पैसा लगाया 10% ब्याज के हिसाब से, डिपॉजिट दिया कंपनी को 10% ब्याज के हिसाब से। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी जनता से मांग रही है कि मैं आपको 15% के हिसाब से ब्याज दूंगी, मेरे को आप डिपॉजिट दो। अब आपके मन में आया कि यार, और आपके जो डिपॉजिट मेच्योर होना था वो क्या है, वो आपके नेक्स्ट 1 साल में मेच्योर होगा। अभी तक आपके पास में क्या पड़ा है? 1 साल पड़ा है, उसके बाद में आपको पूरा पैसा मिलेगा ब्याज के साथ में। डिपॉजिटर के या आपके मन में आया कि यार अब तो कंपनी 15% पे दे रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 साल का मेरे पास में टेन्योर है, मैं एक काम करता हूँ, कंपनी से वापस पैसा ले लेता हूँ, डिपॉजिट का प्री मेच्योर कर लेता हूँ और कंपनी को वापस डिपॉजिट दे देता हूँ 15% के हिसाब से। तो भैया, क्या इतनी होशियारी या इतना दिमाग आपके अंदर ही है, कंपनी के अंदर नहीं है कि वो आपको 10% का पैसा वापस देगी और आपको 15% के हिसाब से पैसे वापस लेगी और आपको 5% एक्स्ट्रा ब्याज देगी? ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए क्या बोला कि ठीक है,
अगर आपको लगता है कि मेरे को ब्याज या आपको जो बेनिफिट है वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, हमने मान लिया, लेकिन शर्त ओनली एंड ओनली यही है कि आप जो हमें पैसा दोगे वो पैसा जितना आपका टाइम पड़ा है आपके पास में एक्सपायरी का, उससे ज्यादा के लिए आप हमें दोगे। आपके पास में अभी 1 साल था आपका डिपॉजिट मेच्योर होने में। आप एक काम करो, हमको 2 साल के लिए अपना पैसा दे दो, हम एक काम करेंगे, आपको 15% पे डिपॉजिट ले लेंगे आपका। तब जाके वो माना जाएगा कि आप प्री मेच्योर एक्स्ट्रा रेट पे, हायर रेट पे करवा सकते हो। अदरवाइज आप अपने ब्याज के फायदे के लिए एक्स्ट्रा सेम पीरियड के लिए आप या उससे कम पीरियड के लिए आप अपने डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करवा सकते, बस यही बोल रहा है। ओके, नाउ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार की एक डिपॉजिट की जो रिटर्न है वो कंपनी को रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है। कब? 30 जून से पहले पहले। ओके, 30 जून से पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में 30 जून से पहले पहले कंपनी को आरओसी को एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ता है। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पब्लिक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द नोट कि उसके डायरेक्टर से आपके पास में कितना पैसा आया। ओके, और अगर आपने डिफॉल्ट किया कोई पैसा डिपॉजिट को वापस करने में तो आपको 18% का ब्याज देना पड़ेगा। जितना पैसा बाकी है उस पर 18% ब्याज के साथ में देना पड़ेगा। नो राइट टू ऑल्टर, कोई भी कंपनी का डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशन को फेर बदल करने का राइट नहीं है, ये अगेंस्ट दी लॉ है। ओके, और अगर आपने गड़बड़ करी इस सेक्शन में 76 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी, और ये अगर कंटिन्यू चला तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आप पे लगेगा। नाउ नीचे इसने दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 टू एलिजिबल कंपनी। रूल नंबर 19 स्टेट कि आपके ऊपर 76 तो लग ही लग रहा है। पब्लिक कंपनी अगर आप एलिजिबल कंपनी हो तो आपको 76 तो फॉलो करना ही करना है, साथ के साथ आपको सेक्शन 73 और 74 भी फॉलो करना है जो अपन ने ऊपर पढ़ा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ अब देखो पनिशमेंट कि अगर आपने 73 और 76 को फॉलो नहीं किया तो 76 ए में कौन सी पनिशमेंट है वो इन्होंने दे रखी है कि फाइन लगेगा कंपनी पे कितने लोअर ऑफ मिनिमम कितना, कम से कम आपको 1 करोड़ या डिपॉजिट जितना आपने एक्सेप्ट किया उसका 2 गुना, उसमें से जो कम है, मान लो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था 2 करोड़ का तो उसका ट्वाइस कितना होता है 4 करोड़। एंड 1 करोड़ उससे लोअर कौन है 4, और एक में कम कौन है 1 करोड़। तो मिनिमम तो आपको 1 करोड़ लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम आपको 10 करोड़ तक का लग सकता है। और ऑफिसर जिसने गलती करी है मिनिमम 25 लाख से 2 करोड़ तक का फाइन लगेगा। और इम्प्रिजनमेंट, कंपनी तो जा नहीं सकती जेल में, तो ऑफिसर होगा वो उसको 7 साल तक की जेल लगेगी। और अगर कोई भी ऑफिसर ने ये चीज जानबूझकर डिपॉजिटर के साथ में धोखाधड़ी करने के लिए जानबूझकर अगर कुछ हरकत करी है तो उसको सेक्शन 447 में सजा मिलेगी साथ के साथ में। ओके, नाउ अब आता है सेक्शन 74। ओके, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि ये कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले मान लो किसी कंपनी के पास में डिपॉजिट का पैसा पड़ा था और वो मेच्योर हो रहा है डिपॉजिट कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में। हालांकि अब आप इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखो ना तो एक टाइम लिमिट दे रखी थी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, और वो टाइम लिमिट अगर आप 2013 से अभी तक काउंट करो तो 12 साल हो गए। अभी तक कोई कंपनी इतना लंबा पैसा डिपॉजिट का ना तो रख सकती, बट फिर भी उस पिछले वाले एक्ट में मान लो प्रोविजन था कि आप डिपॉजिट रख सकते हो। उस केस में क्या होगा कि कितने टाइम में आपको डिपॉजिट का पैसा है वो वापस देना पड़ेगा। अब नया एक्ट आ गया, द प्रोविजन रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन डेल्ट विद सेक्शन 74, और प्रोविजन क्या है एज अंडर है। फाइलिंग ए स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड रीपेमेंट देयर आफ्टर। सबसे पहले तो आपको आरओसी को एक क्या फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, और रीपेमेंट होगा उसके बाद में। और उसका क्या प्रोसेस है, एज पर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1, इन केस एनी डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि अगर इस एक्ट के आने से पहले अगर आपने पैसा ले रखा था
एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट या उस पे जो इंटरेस्ट है रिमेन्स अनपेड एज ऑन 1 अप्रैल 2014, कि 1 अप्रैल 2014 तक क्या था, पैसा बाकी पड़ा था या बिकम ड्यू हो गया उसके बाद में, इस अमाउंट के बाद में ड्यू हो गया, या तो उस टाइम तक अनपेड है या इसके बाद में ड्यू हो गया, देना पड़ गया। कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप, कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर इससे कमिटमेंट के और फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट आर ड्यू। ओके, ये एक्ट आने से या 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसमें ऑल द डिपॉजिट एक्सेप्टेड by the company and some remaining unpaid on such amount with the interest payable thereon along with the arrangement made for the such repayment। एक स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि हमारे पास में कितना पैसा डिपॉजिट का पड़ा है और उस पर ब्याज कितना है और हमारे पास में क्या अरेंजमेंट्स है कि हम उनको वापस ऐसे करेंगे। This is to be done notwithstanding anything contained in any other law for the timing force or under the terms and conditions subject to which the deposit was accepted and the scheme framed any law। ओके, कि आप ये जो पैसा वापस दोगे वो भी कोई जो अभी एक्ट आया ना उसके कोई अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और जब आपने पैसा लिया था डिपॉजिट का उसकी भी टर्म्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड साथ के साथ में क्या करना है, रीपे विद इन 3 years फ्रॉम द सच कमेंसमेंट और ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट एक्सेप्टेड विच एवर इज अर्लियर। या तो 3 साल में कर दो या अगर उससे पहले आपको ड्यू हो गया वो डिपॉजिट का पैसा उसमें कर दो। तो ये बात थी। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, आपको ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने डिपॉजिट का रीपेमेंट में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कंपनी पे फाइन और 25 लाख से 2 करोड़ तक का ऑफिसर पे फाइन और जेल होगी 7 साल की, वो अलग। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर है, एज पर रूल 14 इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स टू द पर्टिकुलर कंपनी सच क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस कंपनी पे ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और आरबीआई को साथ में क्या करेगा, सलाह लेके करेगा। तो ये था अपना कौन सा चैप्टर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द पब्लिक कंपनी। एक एक घंटे के 3 लेक्चर्स हैं, 3 घंटा है। अगर आप इसको स्पीड में भी चलाओगे तो आपको विद इन 2 आवर्स में आपका क्या है, कंप्लीट आप समझ जाओगे डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनीज का पूरा प्रोविजन क्या है। विद आपको हमने प्रैक्टिकल या कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ में मैंने बताया है कि क्या होता है एक्चुअल में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। ओके, अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया। 73 की कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोहिबिट है, 74 रीपेमेंट कैसे होगा जो अभी अपन ने बात करी थी, ये इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये उस टाइम की बातें हैं, तो अभी आपको ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। खास है 73, 76 और 76 ए भी पनिशमेंट का है, आपको याद नहीं रहेगी, आपको पढ़ना है मेन प्रोहिबिशन और रीपेमेंट और एलिजिबल कंपनी है वो कैसे कंपनी वापस पैसा करेगी और क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा। ये था अपना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का चैप्टर। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसके आप जो क्वेश्चन है वो आप एक बार क्विकली आप आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें आप ये देख लेना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं और उसका आंसर कैसे आईसीआई दे रही है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, और एमसीक्यू करोगे तो आपको ये क्विकली आपको गो थ्रू हो जाएगा कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है आईसीएआई। इसके लिए आप एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करना अपने आईसीएआई के जो मॉड्यूल में दे रखे हैं वो आप। ओके, अगला जो चैप्टर है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, ये आप अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। मैं आपके साथ में, जब आपको हेल्प चाहिए तब आप मेरी हेल्प लेना, मेरे को आप डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को वीडियो के थ्रू आप नीचे कमेंट में बता सकते हो जो आपको चाहिए वो आपके लिए। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एवरी टाइम एनीवेयर। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो तब तक पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।